अस्सलाम वालेकुम। मैं वज़ीर अहमद खान आप सभी का सीटेट 2021 की तैयारी में इस्तकबाल है। आज हम मैथमेटिक्स के सीटीपी की कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोग इसको समझ के इम्तिहान में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। साथियों, सबसे पहले पेडोलॉजी के अंदर जो खास तौर पर पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी 15-15 मार्क के लिए पूछी जाती है, ये बहुत आसान है, इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम में कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसका टाइम अगर ज़्यादा भी अगर आपको लगता है दरकार होता है, उस सूरत में भी पेडागोगी के जो क्वेश्चन है आपके मार्किंग को बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं मैथमेटिक्स के छोटे-छोटे टॉपिक्स। जाहिर है कि ये एक पीरियड उसके लिए इनफ नहीं होगा। इंशाल्लाह इसके बाद और एक पीरियड हम जो बचा हुआ पार्ट है उसके ऊपर ज़रूर लेंगे, लेकिन आज वही लेंगे जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में दीगर टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप सवालात खुद ब खुद आंसर समझकर दे सकेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली पेडागोगी में हमको ये समझना ज़रूरी है कि मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स क्या है? व्हाट इज़ मैथमेटिक्स? मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? यस सर। चलिए यस सर। कि मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है? थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा आपने, कुछ बच्चों ने अच्छा भी पढ़े होंगे क्योंकि बहुत अनकरीब किसी का कल पेपर है, किसी का 2 दिन के बाद है, किसी का 17 था वो पोस्टपोन हो गया। तो 17 वाले को और चांस मिल गया पढ़ाई के लिए। चलिए कि मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है? तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस आपको अलग-अलग माहिर नफ्सियात और मैथमेटिशियन के सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, ठीक है? उनको सिर्फ नज़र सर्फ करना और एक तरह से नज़र गुजार कर कुछ समझ लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसकी तैयारी के लिए। देखिए, एक से इसकी डेफिनेशंस और मैथमेटिक्स क्या है। एक मैथमेटिक्स के टीचर को ये भी समझना चाहिए कि मैथमेटिक्स है क्या, कोई सबसे मजमून ही है या कोई स्पेशल चीज है जो बच्चों के डेवलपमेंट के अंदर भी अपना किरदार अदा करेगी। तो उसके लिए आप समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स द साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशंस। आपके पास नोटबुक होनी चाहिए आज के पीरियड के लिए खास तौर पे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जाएं क्योंकि बहुत कम नोट्स मैं निकालता हूँ, ठीक है? तो जो चीज़ों के नोट्स मैंने नहीं निकाला उन उन चीज़ों के नोट्स आपके पास होने चाहिए। तो मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है? बहुत सारे डेफिनेशन हम एक के बाद एक दीगर हम उसको देखेंगे। सबसे पहले है कि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशंस, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं जो समझाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं आपको बता भी दूं तो आप उसको समझ जाएंगे, ठीक है? और क्या कहती है मेजरमेंट? है नापना, कैलकुलेशन, हिसाब किताब, ठीक है? और भी डेफिनेशन है जो हम फर्दन फर्दन देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इट इज साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स इज अ साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है? और कहते हैं कि सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज एन एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस। ये पूरी की पूरी साइंस की ब्रांच ही है जिसमें हम सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज चीजों को देखते हैं। सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है? और अब देखिए कि यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, खास तौर पे कि पूरी दुनिया में एक ही डेफिनेशन हो ऐसा नहीं है। हर खिते में हर जगह पर मैथमेटिक्स को अलग-अलग तरीकों से बयान किया गया है, ठीक है? और उतनी भी जितनी चीजें मैथमेटिक्स की डेफिनेशन पूरी दुनिया में बताई गई है, उन तमाम डेफिनेशंस को हम बच्चों को नहीं सिखा सकते, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अगर हम देखें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक मैथमेटिक्स क्या है, तो यही कहता है कि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है। साइंस ऑफ मेजरमेंट,
क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन आपके सामने है। द मैथमेटिक्स द साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है सभी को? उसके बाद देखिए कि और एक रसल है। रसल क्या कहते हैं? रसल कहते हैं कि मैथमेटिक्स मे बी डिफाइंड एज द ऑब्जेक्ट इन विच वी नेवर नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर वेदर व्हाट वी आर सेइंग ट्रू। के मैथमेटिक्स को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि हम नहीं जानते कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, नॉर वेदर व्हाट वी आर सेइंग ट्रू, कि हम सच कह रहे हैं या नहीं। अलग अलग गैलीलियो की अलग डेफिनेशन है कि मैथमेटिक्स द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। गैलीलियो की डेफिनेशन देखिए क्या है। गैलीलियो कहता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है जिसमें खुदा ने, गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स, जिसने पूरी कायनात को लिखा है। ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये गैलीलियो की डेफिनेशन है। इसके अलावा और भी डेफिनेशन हैं जो आप किताबों में देख सकते हैं सीडीपी के। हम एक एक डेफिनेशन को अगर देखने लगेंगे तो काफी वक्त दरकार होगा। ठीक है, तो पूरे डेफिनेशन की बुनियाद पर कौन से नुकात बनते हैं? पूरे डेफिनेशन की बुनियाद पर मैथमेटिक्स की डेफिनेशन हमारे सामने, कुछ पॉइंट्स की बुनियाद पर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका हम नतीजा कर सकते हैं। नंबर एक, मैथमेटिक्स इज द साइंस दैट ड्रॉस नेसेसरी कैलकुलेशन। एक साइंस है जो ड्रॉ करती है नेसेसरी कैलकुलेशंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? अपने हाजिरी का सबूत दीजिए, समझ में आ रहा है? जी सर। जी, कि मैथमेटिक्स एक ऐसी साइंस है जो नेसेसरी कैलकुलेशंस को रूपकार में लाती है। दूसरा पॉइंट है, इट इज अ सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस। ये हमने ऑक्सफोर्ड इसमें किसकी डेफिनेशन देखे थे? शुरुआत में भी एक डेफिनेशन देखी हम कि मैथमेटिक्स क्या है, सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड और ब्रांच ऑफ साइंस है। ये जनरल डेफिनेशन है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो कैलकुलेशन हमारा निकलता है, कंक्लूजन, इट सेटल इन द माइंड ऑफ हैबिट ऑफ रीजनिंग। इट सेटल्स it settles in the mind of habit habit of reasoning। ठीक है, कि हमारी आदतों के जो आदतों वाला हमारा दिमाग है, आदतें हैं जो हमारी जहन की, उसमें रीजनिंग के साथ बैठने वाला चीज है मैथमेटिक्स। फोर्थ है, इट इज अ साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ये तमाम चीजें आपको सीडीपी के क्वेश्चंस में पॉइंट की सूरत में मिलेंगे। 4 ऑप्शन में इन ये जो नुकात है वही मिलेंगे आपको, तो सही नुकात आपको पहचानना है। ठीक है, फोर्थ हमने बताया कि इट इज अ साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, फिफ्थ है, इट इज अ साइंस ऑफ नंबर एंड कैलकुलेशन आल्सो। इट इज अ साइंस ऑफ नंबर एंड कैलकुलेशन आल्सो। ठीक है, सिर्फ इतनी डेफिनेशन नहीं है कि कैलकुलेशन है और नंबर है, मेजरमेंट है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग आ गया,
उसमें सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट आ गया, ठीक है। ये तमाम चीजें मैथमेटिक्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। सिक्स्थ है मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ स्पेस मेजरमेंट। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ स्पेस मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड एंड क्वालिटी, ये हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर इन अल्फाज का इस्तेमाल किए हैं, मैग्नीट्यूड एंड क्वालिटी, मैग्नीट्यूड एंड क्वांटिटी, ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हमने कहा था कि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। मिकदार और सिमत, पैमाइश। सातवां पॉइंट है कि डील्स विद रिलेशनशिप्स एंड क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। ये रिलेशनशिप किसी भी ऑब्जेक्ट्स, किसी भी दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप को बयान करता है, साथ ही साथ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को बताता है, ठीक है। आदद शुमार के हकायक को बयान करता है। लास्ट पॉइंट है डेफिनेशंस के अंदर आठवां, मैथमेटिक्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट एक्सपेरिमेंटल एंड इंडक्टिव साइंस। एब्स्ट्रैक्ट, एक्सपेरिमेंटल एंड इंडक्टिव साइंस। इंडक्टिव डिडक्टिव हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशंस के अंदर इतनी चीजें जो हमने आपको शुरुआत से बताए हैं। कुछ लोग लेट आए हैं, उनके सामने वाले शुरुआत वाले पॉइंट्स मिस हो चुके हैं, ठीक है, तो वो बाद में उसका इंतजाम कर लीजिए, ठीक है। ये डेफिनेशंस समझ में आ गए मैथमेटिक्स क्या है? जी हाजिरी का सबूत दीजिए। यस सर। यस सर। डेफिनेशन समझ में आ गई। अब ये जी पूरे सर। पेडागॉजी में डेफिनेशन के ऊपर बात होती है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर बात होती है कि मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस कितना है, एक सब्जेक्ट के तौर पर है या कुछ और भी इंपॉर्टेंस उसका लर्निंग एजुकेशन के अंदर है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स में हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो पेडोलॉजिकल है और इसके ऊपर भी सवालात आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर हम देखेंगे। आप इन नुकात को लिखते जाइए क्योंकि मैं पूरे नुकात नहीं लिख पाऊंगा। इम्पोर्टेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पूरे अपने सोसाइटी की, जहां पर हम काम करते हैं, वर्क प्लेस है हमारा, पर्सनल डिसीजन मेकिंग लेते हैं, तो इन तमाम चीजों में पूरी दुनिया के अंदर, पूरे नेशंस के अंदर जितने भी कैलकुलेशंस हैं, मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कॉम्प्रिहेंडिंग साइंस है, हर सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स को एक इम्पोर्टेंट टूल की हैसियत हासिल है। नो वन सब्जेक्ट इज स्किप्ड फ्रॉम मैथमेटिक्स। दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल ना होता हो, ठीक है। मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद ग्रेट एंड पावरफुल वेज टू डिस्क्राइब, एनालाइज एंड ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। मैथमेटिक्स ही वो मजमून है जिसने हर किसी को अच्छे से डिस्क्राइब किया, हर हर चीज को एनालाइज किया और उसको ट्रांसफॉर्म किया एक नई दुनिया में, ठीक है। It has the power to create the moments of the pleasure and wonder of all students when they solve the problem for the very first time। ये पूरी दुनिया को मसरत बख्शता है जब वो कम वक्त में बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस कर लेते हैं, बड़ी बड़ी चीजें को हासिल कर लेते हैं। अब देखिए कि खास तौर पे पूरा कंटेंट अगर आप मैथमेटिक्स के बुक में देखेंगे तो कम से कम 2-3 पेजेस तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को हर फील्ड के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर, हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर, इवन लैंग्वेजेस के अंदर भी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हर उसका डिस्टिंक्ट एप्लीकेशन है। आप उसको खास तौर पे पॉइंट्स जो भी बुक के अंदर है इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स के, उसमें जो कीवर्ड्स है वो जरूर ढूंढकर आप अपने नोट्स में लिखिए। अगर आप कल है आपका पीरियड या पेपर परसों है तब भी इन चीजों को आप जरूर लिखिए।
तो मेरे कंसेप्ट सिर्फ समझाना मुराद ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स में शॉर्ट में आपको बता सकता हूँ कि लैंग्वेजेस में है, ऑल सब्जेक्ट्स में है, कंप्यूटर में है, कुकिंग में है, डे टू डे लाइफ में है, हमारे स्टेटस में है, हमारे लाइफ में है, हमारे रिलेशनशिप्स में है, हमारे फायदों में है, हमारे नुकसान में है, हर चीज में, इनोवेशंस में है, हिस्टोरी में है, हर सब्जेक्ट में, हर मामले में मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो सीटेट के अंदर पढ़ रहे हैं, सीटेट में वही लोग पढ़ रहे हैं जो क्लासरूम के अंदर टीचिंग करेंगे। इसलिए स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमको मैथमेटिक्स का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमको समझना जरूरी है, बिकॉज इट डिसाइड द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। कि हम जितना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे तो हमारा मैथमेटिक्स का नेचर भी बच्चों के सामने समझ में आएगा। ठीक है, खास तौर पे देखेंगे अगर मैथमेटिक्स को लेकर, तो कहा जाता है कि मैथमेटिक्स हैज एन अनब्रेकेबल एंड स्ट्रांग पोजीशन एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स का ऑल सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा अनब्रेकेबल जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स के साथ, वो मैथमेटिक्स का है। ठीक है, जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट किसी लेवल पर जाकर स्टूडेंट लीव कर दे, स्किप कर दे, बट मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन से लेके लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, उसके टिल डेथ तक उसके साथ रहता है, अनब्रेकेबल है। दीज आर द फैक्ट्स, है ना, जो डिसाइड करते हैं कि मैथमेटिक्स कैसा है। तो मैथमेटिक्स कैसा है? मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर बेस्ड है, मैथमेटिक्स ट्रूथफुल है, प्रेडिक्टेड है, रिलायबल है, फैक्ट बेस्ड है। द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आल्सो डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स लाइक अदर सब्जेक्ट्स। अब देखिए, खास तौर पे मैथमेटिक्स में जो कीवर्ड्स आपको समझ में आएंगे वो लिख लीजिए। लॉजिक सबसे पहला, कि वो स्टूडेंट्स को लॉजिक सिखाता है। ठीक है, फिर क्रिएटिविटी के लिए उनको इंस्पायर करता है। ठीक है, और प्रैक्टिकल बनाता है बच्चों की जिंदगी में। जितनी भी चीजें वो मैथमेटिक्स से सीखता है वो सब के सब बच्चा प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है, यूज करता है। ठीक है, अदर सब्जेक्ट के मामले में ऐसा नहीं है। खास तौर पे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स को लेकर कोई भी चीज अगर उनको प्रिडिक्शन में बताना है तो वो मैथमेटिक्स का सहारा लेकर ही बता सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ पैटर्न एंड रिलेशनशिप, और इसके बारे में, नेचर के बारे में कहा जाता है कि साइंस ऑफ पैटर्न्स, साइंस ऑफ पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, थ्योरेटिकल डिसिप्लिन है इसके अंदर, खासतौर पे पॉसिबल रिलेशनशिप को बताता है, एब्स्ट्रैक्शंस हैं, तमाम चीजें हैं। अब देखिए, खास तौर पे मैथमेटिक्स के अंदर और एक चीज है कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। टीचर समझ में आ गया मैथमेटिक्स, वही चीजें इंपॉर्टेंट के इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर जो चीजें आई थी उसी से रिलेटेड चीजें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में आएंगी। ठीक है, खास तौर पे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में हम दीगर सब्जेक्ट्स के साथ क्या रोल है, डे टू डे लाइफ में क्या है, उन चीजों को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि अलायंस बिटवीन साइंस एंड मैथमेटिक्स हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। साइंस और मैथमेटिक्स का पहले से ही गहरा रिश्ता है, साइंस और मैथमेटिक्स का। क्योंकि जितने भी साइंस, या जहां से शुरू भी हुई साइंस, तो वहां पर मैथ्स उसके साथ रहा। मैथ्स के बगैर कोई भी साइंस का एक्सपेरिमेंट या फिर कोई भी इनोवेशन मुकम्मल नहीं हो पाया आज तक भी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि मैथमेटिक्स द चीफ लैंग्वेज ऑफ साइंस। ठीक है, चीफ लैंग्वेज ऑफ साइंस है, साथ ही साथ द सिंबॉलिक लैंग्वेज भी है। और कहा गया है कि मैथमेटिक्स एंड साइंस हैव मेनी फीचर्स इन कॉमन, बहुत सारी चीजें उनके अंदर मुश्तरक भी हैं। ठीक है, और कहा गया कि मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी हैज आल्सो डेवलप्ड अ फ्रूटफुल रिलेशनशिप। मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी का भी एक ऐसा रिश्ता है जिन्होंने दुनिया को फ्रूटफुल चीजें दी हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर भी।
आईटी सेक्टर के अंदर भी आप देख लीजिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी मैथमेटिक्स के बगैर काम नहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पूरे जो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के जो पॉइंट्स है उस पे से हमको क्या कंक्लूजन निकलता है। जिस तरह हमने शुरुआत में डेफिनेशंस के ऊपर से कुछ चीजें लिखी थी, उसके बाद नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में हम क्या कंक्लूजन्स निकालते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के। उन पॉइंट्स को आप जरूर लिखें ताकि आपको नेचर ऑफ मैथमेटिक्स समझ में आ सके और पेडागोगी के क्वेश्चंस को आप समझकर लिख सकें। ठीक है, वक्त मिला तो इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करेंगे। चलिए, उसमें सबसे पहला है जो हमने शुरुआत में देखी कि मैथमेटिक्स रिलाइज ऑन लॉजिक एंड क्रिएटिविटी। लॉजिक एंड क्रिएटिविटी, मैथमेटिक्स जोर देती है लॉजिक के ऊपर और क्रिएटिविटी के ऊपर। एक ही वर्ड्स हैं जो आपको अलग अलग जगहों पर मिलेंगे, सिर्फ इसी पस मंजर में नहीं, दीगर जगहों पर बच्चे की एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी और भी चीजों के अंदर इन पॉइंट्स का आपको इस्तेमाल करना है। इट इज परस्यूट फॉर अ वैरायटी ऑफ प्रैक्टिकल पर्पस एंड इंट्रिंसिक इंटरेस्ट। ये बच्चों को प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के ऊपर उभारता है। और इंट्रिंसिक इंटरेस्ट कहते हैं कि अपने आप से, अंदर से, एक्चुअल फैक्ट बेस। ये कोई आर्टिफिशियल इंटरेस्ट नहीं होता, कोई जमालियाती नहीं होता, बल्कि फैक्ट बेस्ड होता है इंट्रिंसिक। ठीक है, उसके बाद है कि मैथमेटिक्स प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न कल्चर। कोई भी कल्चर ले लीजिए, किसी भी अदब तहजीब, दुनिया की किसी भी तहजीब में मैथमेटिक्स सेंट्रल रोल अदा करता है। सेंट्रल रोल इन ऑल कल्चर। दुनिया का कोई भी कल्चर मैथमेटिक्स से छोटा नहीं है। नेक्स्ट है कि इट इज द साइंस ऑफ पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप। ये भी हमने देखे, पैटर्न्स उस शुरुआत में बताए, मैथमेटिक्स साइंस है पैटर्न्स और रिलेशनशिप का। ठीक है, और कहा कि मैथमेटिक्स एक्सप्लोर द पॉसिबल रिलेशनशिप अमंग द एब्स्ट्रैक्शन एंड थ्योरेटिकल डिसिप्लिन। जितने भी जबानी चीजें हैं थ्योरेटिकल और जितने पॉसिबल प्रैक्टिकल चीजें हैं उनके दरमियान मैथमेटिक्स रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, और एक छोटी उसका नेचर एक पॉइंट में बताया गया है कि इट इज अप्लाइड साइंस। मैथमेटिक्स खुद एक अप्लाइड साइंस है। ठीक है, और कहा गया कि द रिजल्ट ऑफ थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स इन्फ्लुएंस ईच अदर, कि जो थ्योरेटिकल और अप्लाइड मैथमेटिक्स हैं एक दूसरे को असरअंदाज करते हैं। मैथमेटिक्स इज यूनिवर्सल इन सेंस दैट अदर फील्ड्स ऑफ ह्यूमन थॉट आर नॉट। मैथमेटिक्स को और एक शब्द में याद रखा जाए तो ये क्या है, यूनिवर्सल। मैथमेटिक्स इज यूनिवर्सल इन एसेंस। ठीक है, पूरी दुनिया में मैथमेटिक्स ऐसे कॉमन सब्जेक्ट है जो यूनिवर्सल है और जो यूनिवर्सल सेंस देता है। भारत में अगर 2+2 हो रहे हैं तो वो इंडोनेशिया के अंदर भी, मलेशिया के अंदर भी, अफ्रीका के अंदर भी, अमेरिका के अंदर 2+2 ही होंगे। ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। इट फाइंड्स यूजफुल एप्लीकेशन इन बिजनेस, म्यूजिक इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स है, मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग है, हिस्ट्री है, जितने भी फील्ड्स हैं हर फील्ड के अंदर इसके यूजफुल एप्लीकेशंस का यूज होता है। और क्या कहता है नेचर में कि रिलेशनशिप बिटवीन द मैथमेटिक्स एंड द अदर फील्ड्स ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंस आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग। कोई भी सब्जेक्ट लीजिए आप, चलिए इसको मिसाल के जरिए भी हम देखते हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट बोलिए आप में से जिसमें हम मैथमेटिक्स का रिलेशन को फाइंड करेंगे। बोलिए। हिस्ट्री। हिस्ट्री है। ठीक है, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि अगर आप कोई भी बादशाह का नाम लेंगे, ठीक है, कि सिकंदर का नाम लेंगे, अलेक्जेंडर का नाम लेंगे, तो अगला सवाल क्या होगा सिकंदर को लेकर? कोई सवाल बोलिए। सिकंदर एक टॉपिक आ गया आपके पास, अलेक्जेंडर कितने सवाल साल बोलिए। पुराना? आया ना, कितने साल पुराना? कितने में आप अरिथमेटिक का इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे? जी बिल्कुल। और साल को भी आप कैसे डिफाइन करेंगे? 365 डेज, राइट। फिर जी
इतने साल हुए, पूरा कैलकुलेशन विदाउट मैथमेटिक्स से कर पाएंगे कि आप सिकंदर कब आया था? नहीं कर पाएंगे। और एक सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई दूसरा मिसाल दीजिए किसी एक सब्जेक्ट की, कोई भी एक सब्जेक्ट बताइए। जी, बाकी लोग हैं ना यहाँ पर हाजिर? ज्योग्राफी में भी हो सकता है, जी, ज्योग्राफी ले लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी में आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफिया में आप आबादी पढ़ते हैं, उसके अंदर अरिथमेटिक है। ज्योग्राफिया में आप वेदर, मौसम पढ़ते हैं, उसके अंदर भी है, डिग्री है, सेल्सियस है, टेम्परेचर है, उसके अंदर भी आप अरिथमेटिक का इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अल्टीट्यूड, लैटीट्यूड ले लीजिए, अर्दुल बुलंद, तुरुल बुलंद, उसमें भी लंबाई, चौड़ाई, डिग्री, तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स दैट हर सब्जेक्ट के साथ मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। जिस तरह का मैथमेटिक्स का नेचर है, उस तरह का दीगर किसी भी सब्जेक्ट का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल टॉपिक के साथ। कोई भी टॉपिक ले लीजिए आप, सब्जेक्ट क्या, ये तो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। आप किसी भी मैटर में आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, आप विदाउट मैथमेटिक्स के उसको नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ साथ मैथमेटिक्स इज अ स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन विद अवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो, ठीक है। समझ में आ रहा है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स? जी। जी। और एक चीज हमने देखे कि मैथमेटिक्स इज द चीफ लैंग्वेज ऑफ साइंस, ये भी हमने पढ़ ली है इन नुकात के अंदर, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। और कहा गया कि इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट इनटू कॉन्क्रीट फॉर्म। जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, एब्स्ट्रैक्ट यानी जो मुजर्रिद चीजें हैं, जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं, हम उसको कॉन्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिक्स के जरिए, ठीक है। यानी क्या, कोई आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, तो वो पहले एक उसका नक्शा बनाता है जो एक एब्स्ट्रैक्ट है, मुजर्रिद है ना। इंजीनियर क्या करता है, नक्शा बनाता है बिल्डिंग का, और फिर उसको क्या करता है, एक ठोस शक्ल देता है, प्रैक्टिकली उसको जमीन पर एक घर बनाकर बताता है। दैट इज द कन्वर्जन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स इनटू अ कॉन्क्रीट फॉर्म, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम मैथमेटिक्स के अंदर जितनी भी चीजें पढ़ते हैं वो सब हमको एब्स्ट्रैक्ट ही तो लगती है, मुजर्रिद तो लगती है, लेकिन हम जब उसको डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉन्क्रीट यूज हो जाता है, ठीक है। ठोस उसका इस्तेमाल होता है, इतलाक हम उसको करते हैं। फिर हमने सीखा इसके अंदर कि ड्रॉ द न्यूमेरिकल इन्फरेंस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन एंड डेटा। जो कुछ भी हमको मालूमात मिलती है, तो न्यूमेरिकल इन्फरेंस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन एंड डाटा, कि वो आदाद शुमार के बुनियाद पे आदादी तस्वुर, आदादी कंक्लूजन, आदादी नतीजा हमारे सामने रखता है, ठीक है। जो भी रॉ मटेरियल आप उसको देते हैं, जो भी रॉ डेटा उसको देते हैं, उसकी बुनियाद पे वो उसका नतीजा जाहिर करता है। मैथमेटिक्स रूल्स, रोल्स एंड फार्मूलेज आर यूनिवर्सल। मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी रूल्स हैं, मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी फार्मूलेज हैं, वो सब के सब यूनिवर्सल है। इंडिया के अंदर जो मैथमेटिक्स का फार्मूला है, ठीक है, अगर आपको फिथागोरस का, पैथागोरस का फार्मूला है इंडिया में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चाइना में जाके चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल फैक्ट है, ये मैथमेटिक्स का नेचर है। इट हेल्प्स टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। इसकी वजह से जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होता है, तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, ठीक है। सेल्फ रिलायंस पैदा होता है, एतबार बच्चों के अंदर आता है, ठीक है। तो आमतौर पर हमारे उस्ताद भी ये कहा करते थे कि मैथमेटिक्स जिसको आता है, या मैथमेटिक्स के अंदर जो बच्चा अच्छी समझ रखता है, वो दीगर सब्जेक्ट में भी आसानी से सबकत हासिल कर सकता है, ठीक है। जब आप भी टीचर बने तो मैथमेटिक्स को अच्छे से सीखें और दूसरों को भी, बच्चों को भी अंदर इंटरेस्ट पैदा करें, ताकि वो दीगर सब्जेक्ट के लिए भी दरवाजा खोल सके। इट प्रोवाइड द डाउटलेस एंड एररलेस थ्योरीज, प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। इसके अंदर जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इसके ये सब के सब डाउट लेस हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। कैसे शक की गुंजाइश नहीं है? 2+2 4 ही होगा, ठीक है। 9+5 कितना होगा? 14 ही होगा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई एरर नहीं है। मैथमेटिक्स में जितना भी कंसेप्ट है, जितना डेटा है, जितने फार्मूले हैं, सब एररलेस हैं,
ठीक है, आपके कैलकुलेशन के अंदर गलत हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर आप इन ह्यूमन मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन के अंदर आदाद शुमार का जब हम एनालिसिस करते हैं उसके अंदर कोई एरर, कोई कंसेप्ट में मिस्टेक नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए इट डेवलप द सेंस ऑफ अप्रिसिएशन एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। तो मैथमेटिक्स की वजह से बच्चों के अंदर सेंस ऑफ अप्रिसिएशन बढ़ता है और साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चों के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी आएगा, ये पॉइंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो तमाम तर चीजें मैथमेटिक्स की पेडागोगी के अंदर क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इट प्रोवाइड द ट्रेनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये एक साइंटिफिक मेथड की ट्रेनिंग भी देता है। कौन? मैथमेटिक्स। इट प्रोवाइड द एक्यूरेट एंड रिलायबल नॉलेज बेस्ड ऑन सेंस ऑर्गन, बेस्ड ऑन सेंस ऑर्गन। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन देता है तो ये सब के सब रिलायबल नॉलेज होती है, ठीक है, एक्यूरेट होती है और सेंस्ड ऑर्गन के ऊपर बेस्ड होती है। जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप टच करते हैं, उन्हीं की बुनियाद पर फैक्ट के ऊपर आप बात करेंगे। ये तमाम तर चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, जितने पॉइंट्स, वो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में आते हैं। समझ में आया नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कैसा है? सर जी, यस सर। समझ में आया सभी? ओके। जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्तसर बयान करूँ, लेकिन बहुत सारा डेटा है, हमारे पास वक्त कम होने की वजह से हो सकता है कि कुछ पॉइंट स्किप हो। इसलिए आप जरूर बुक देखिए, उसमें से कुछ समझ में ना आया तो आप इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें और नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में हमने लॉजिकल थिंकिंग देखे हैं, उसके ऊपर भी बड़े बड़े पैराग्राफ हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग जो जिसे हम कहते हैं कि मुंतकी सोच बच्चों के अंदर परवान चढ़ती है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग, इसके ऊपर बड़ा कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बार बार आपके सामने आएंगे लॉजिकल थिंकिंग। तो मैथमेटिक्स ही वो सब्जेक्ट है जो बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग है क्या? ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ट्रेनिंग है बच्चों के लिए, खासतौर पे मेंटल स्मार्टनेस है। लॉजिकल थिंकिंग क्या करता है? अलाउज अ चाइल्ड टू रिजेक्ट क्विक आंसर, कि कोई गलत आंसर है तो बच्चा उसको रिजेक्ट करता है, ये लॉजिकल थिंकिंग की मिसाल है। ठीक है, सच है। अगर बच्चा ये भी कहता है, सुनिए, अगर आप कह रहे हैं कि आपने कोई बच्चे को पढ़ाते कैलकुलेशन के साथ साथ आपने कह दिया बच्चे को कि बेटे 5+5 12 हुआ, तो बच्चा फौरी आंसर क्या देगा? नो सर। ठीक है, ये भी एक लॉजिकल थिंकिंग है। अगर आप बच्चे से कोई सवाल पूछ रहे हैं कि कोई कैलकुलेशन पूछ रहे हैं, बच्चे को नहीं आता, तो बच्चे ने फौरी कहा आई डोंट नो सर। ठीक है, किन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है, सुनिए आप। ठीक है, आई डोंट नो सर, दिस इज टू डिफिकल्ट सर, ये बहुत मुश्किल काम है सर। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं, जो बच्चों के अंदर एटीट्यूड पैदा हो रहा है, ये खुद एक लॉजिकल थिंकिंग है। समझ रहे हैं आप? कोई आंसर देना, चाहे वो आपका राइट हो या रॉन्ग हो। ठीक है, और ये जो लॉजिकल थिंकिंग है, ये मैथमेटिक्स के फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स के फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग के अंदर बच्चों के वो तमाम रिप्लाईज आ गए, चाहे वो आंसर की सूरत में हो या क्वेश्चन की सूरत में हो, चाहे वो रिप्लेस की सूरत में हो। ठीक है, ये एटीट्यूड अगर बच्चे के अंदर पैदा हो रहा है, दैट मीन्स लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस टू डेवलप। एक मिनट रुकिए। चलिए, लॉजिकल थिंकिंग समझ में आया? यस सर।
लॉजिकल थिंकिंग मैजिकल प्रोसेस है, एक जादुई अमल है आमतौर पे, खास तौर पे जिसके अंदर जेनेटिक इंडोमेंट भी शामिल है। एक मेंटल प्रोसेस है। एक मिनट रुकिए। चलिए, तो प्राइमरी लेवल पर भी लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हैं जिनका हम इस्तेमाल करके बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई पैटर्न्स के जरिए, फॉर एग्जांपल इस तरह का आप कोई एक चीज बना सकते हैं जिसमें एक में रेड कलर लिए, फिर येलो लिए, ठीक है, फिर रेड लिए, फिर येलो लिए, फिर रेड लिए, फिर आप बच्चे से पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा कलर आएगा, तो बच्चा खुद ब खुद पैटर्न्स को देखकर बताएगा कि यहाँ पर आप येलो कलर लाएंगे। दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज कैन बी टेकन फॉर लॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है। समझ में आया? जी। समझ रहे हैं यस आप, सर। है या नहीं है? ठीक है। देखिए, एक बाकी जो चीजें रह गई हैं इंशाल्लाह टेक्स्ट बुक के अंदर की, वो चीजें हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। कुछ चीजें हैं जो पीडीएफ के अंदर है, आइए उन चीजों को हम देखते हैं। चलिए, ये ऐसी चीजें हैं जो क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने इंपॉर्टेंट है, एक एक से हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, अब हमने पहले मैथमेटिक्स क्या है देख लिए, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स देख लिए। ठीक है, अब देखना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स के, टीचिंग मैथमेटिक्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थ्रू प्रोसेस। तो अब इस बात को याद रखिए कि सीडीपी के क्वेश्चंस में जहां कहीं भी ये जो मैथमेटाइजेशन आया नजर नजर आ रहा है सभी को, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। कहीं पर भी जितने भी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन ऑप्शन में सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है मैथमेटिक्स का, कि बच्चों के जो चाइल्ड थॉट प्रोसेस है उनका मैथमेटाइजेशन करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जितने भी पॉइंट्स मैंने आज पीडीएफ में बनाया हूँ, तो मैं खुद इसको तैयार किया हूँ दीगर चीजों के जरिए। तो मैथमेटाइजेशन करना ये एक अहम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मैथमेटिक्स का। उसके बाद चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय द मैथमेटिक्स, के आपका ये जिम्मेदारी है मैथमेटिक्स के टीचर के, कि बच्चे के अंदर मैथमेटिक्स को एंजॉय करने की हैबिट बनाए। ठीक है, मेकिंग मैथमेटिक्स अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, के टीचर का कंसेप्ट सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो बच्चों को कैलकुलेशन सिखाए, सिर्फ कैलकुलेशन सिखाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैथमेटिक्स ये कहता है कि बच्चों को लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर आप मैथमेटिक्स को इंक्लूड करें, कि बच्चे के जितने भी जिंदगी के तजुर्बात है उसके अंदर बच्चा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर सके। मिसाल के तौर पर पैसों को गिनना है, मेजरमेंट है, क्वांटिटी है, इसीलिए तो आप सिखाते हैं, वरना सिर्फ इसलिए हम नहीं सिखाते कि बच्चा हमारी कॉपी में सही जवाब लिखे। ठीक है, बल्कि मैथमेटिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चा डे टू डे लाइफ में, लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करे। ठीक है, नेक्स्ट है कि टू डेवलप द लॉजिकल थिंकिंग अमंग द चिल्ड्रन। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग आपको डेवलप करना है। अभी हमने कुछ देर पहले इसके ऊपर गुफ्तगू की।
Children understand the basic structure of mathematics, that is arithmetic, algebra, geometry and trigonometry. कि ये बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर जो है अरिथमेटिक है, जिसमें हम अलजेब्रा के चीजों को शामिल करते हैं, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री हम फिगर्स, शेप्स को डिस्कस करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी हम चीजों को डिस्कस करते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन चीजों की बच्चों की डे टू डे लाइफ में भी हो, ठीक है। तो ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं खास तौर पे मैथमेटिक्स के। इन चीजों को आप लिख के रखें। मोबाइल में लेने की बेहतर तरीका ये नहीं है कि आप मोबाइल में उसको लें, आप नोट्स बनाएं ताकि वो आपके पास भी महफूज रहे और आने वाले बच्चों को भी आप गाइड कर सकें, इसलिए नोट बनाना जरूरी है। देखिए नेक्स्ट है जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है जी यार, ये ऊपर नहीं हो रहा। नेक्स्ट है देखिए कि अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पोलिया देयर आर टू एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल। जॉर्ज पोल एक मैथमेटिशियन गुजरे हैं जो ऊपर तो हमने ऑब्जेक्टिव देखे हैं, लेकिन टू एम्स यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है, कि दो मकासद खास तौर पे मैथमेटिक्स के पस मंजर में समझे जाते हैं, जिसमें एक है नैरो एम्स और दूसरा है ब्रॉड एम्स या हायर एम्स, ठीक है। नैरो एम या ब्रॉड और हायर एम्स तो हम यहाँ देखेंगे। तो नैरो एम पहले नैरो एम देखेंगे, उसके बाद हायर एम देखेंगे, ठीक है। तो नैरो एम्स क्या है, ठीक है। नैरो का अपोजिट हायर है, हायर का अपोजिट नैरो है। तो चलिए पहले नोट्स के मुताबिक ब्रॉड एम्स देखते हैं। मैथमेटिक्स के जॉर्ज पोले के मुताबिक नैरो एम क्या है और ब्रॉड एम क्या है। ब्रॉड एम में सबसे पहला है थिंक मैथमेटिकली, कि बच्चा मैथमेटिकली सोचना शुरू करे। सेकेंड है लॉजिकल डिस्कशन, के बच्चे के अंदर लॉजिकल डिस्कशन की एबिलिटी पैदा हो। फोर्थ थर्ड है कि फाइंड लॉजिकल कंक्लूजन टू बिलीव, कि जितने भी अकायद हैं उन सबको वो मुंतखब बुनियादों पर सोच, लॉजिकल बेसिस पर देखे। अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्टनेस, जितने भी मुजर्रिद चीजें हैं उन चीजों को समझे। फाइंड द सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, कि बच्चा किसी भी मसले के हल तक पहुंचने का एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करे। ये ब्रॉड एम से है, समझ रहे हैं आप, बहुत आगे की चीजें हैं मकासद में। ब्रॉड एम है कि बच्चा मैथमेटिकली सोचे हर चीज को, बच्चा लॉजिकल डिस्कशन करे, बच्चा हर चीज को कंक्लूजन तक पहुंचाए, बिलीफ्स को, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट चीज को भी बच्चा अंडरस्टैंड करे। ये ब्रॉड चीजें हैं। नैरो एम क्या है, छोटे मकासद क्या है, ठीक है, छोटे एम्स क्या हैं। तो छोटे छोटे एम्स के अंदर आती है जो चीजें हैं, these aim emphasize on turning out the employable adult who can contribute to the social and economical, के छोटा मकसद ये है मैथमेटिक्स के टीचिंग का कि बच्चे जो है एम्प्लॉयमेंट हासिल करे, रोजगार हासिल करे, ताकि वो अपने कंट्रीब्यूट कर सके समाज को और अपनी इकोनॉमी को, ठीक है। ये छोटा मकसद है। दूसरा है दिस इज रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, दैट इज मेजरमेंट, फ्रैक्शन, परसेंटेज, के बच्चों के अंदर सिर्फ न्यूमरेशन आ जाए कम से कम, के फ्रैक्शंस उनको आ जाए, मेजरमेंट आ जाए, परसेंटेज आ जाए। Thus, the limited aim of mathematics is to develop the useful abilities, कि जितने भी मुफीद सलाहियतें हैं, कैलकुलेशंस हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, और उस एडिशन सब्ट्रैक्शन के जरिए उनको अरिथमेटिक आ जाए, हिसाब किताब आए, ताकि वो अच्छे से रोजगार हासिल करे। तो ये तमाम तर चीजें नैरो एम्स के अंदर शामिल होगी। समझ में आया?
हायर एम्स और ब्रॉड एम्स? नो। समझ में आ रहा है सभी को? जी सर। है क्या भाई, लोग हाजिर हैं? कैसे हो गए? नहीं, हाजिर है। हेलो। जी सर। हेलो। जी, बाकी सब सुन रहे हैं या सो गए? सफूरा मैडम हाजिर हैं? जी सर। ओके, चलिए। उसके बाद टीचिंग मेथड के अंदर दो मेथड मैथमेटिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, एक है इंडक्टिव मेथड और दूसरा है डिडक्टिव मेथड। ठीक है, इंडक्टिव क्या है, डिडक्टिव क्या है? डिडक्टिव और इंडक्टिव उर्दू में भी हम इस्तखराई और इस्तखराती तरीके, ठीक है, उसी को इंग्लिश में इंडक्टिव और डिडक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि डिडक्टिव क्या है। डिडक्टिव रीजनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रीचिंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन प्रीवियसली नॉलेज एंड फैक्ट्स। कि डिडक्टिव मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी बुनियाद पर हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, यानी मिसालों का इस्तेमाल करते हुए कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग प्रोसेस क्या है कि अराइविंग एट ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं बेस्ड ऑन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एक के बाद एक से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव पहले हम डिडक्टिव देखेंगे, फिर उसके बाद इंडक्टिव देखेंगे। ठीक है, डिडक्टिव क्या है? In this method, first rules are given and they are attested by examples. It follows the maxims of general to particular, abstract to concrete and concept to example. ये जो लाइंस हमने लिखे हैं ये सीडीपी के अंदर पूछे जाते हैं, खास तौर पे कि डिडक्टिव मेथड के अंदर कौन सा मैक्सिम्स का इस्तेमाल होता है, कौन से गुर का इस्तेमाल होता है। तो डिडक्टिव मेथड के अंदर मैक्सिम, जनरल टू पर्टिकुलर, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट एंड कंसेप्ट टू एग्जांपल्स। ठीक है, कि पहले आपको फार्मूला बता दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसके एग्जांपल्स देखे जाते हैं। तो उसके अंदर कुछ स्टेप्स भी हैं, स्टेप्स इन ऑफ डिडक्टिव मेथड। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रोवाइड नॉलेज ऑफ कंसेप्ट, जो भी नॉलेज दिया जा रहा है, कंसेप्ट दिया जा रहा है, उसकी नॉलेज आप देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि यूज ऑफ कंसेप्ट इन डिफरेंट एग्जांपल्स, तो उसके एग्जांपल्स बताते हैं। टेस्ट द ट्रूथ ऑफ कंसेप्ट, अटेस्टेशन ऑफ द ट्रूथ ऑफ कंसेप्ट बाय साइटिंग अदर एग्जांपल्स, जो भी हमने फार्मूला दिए हैं एग्जांपल्स के जरिए भी हम उसका अटेस्टेशन करते हैं। नेक्स्ट है इंडक्टिव मेथड, जिसके अंदर मेथड फर्स्ट एग्जांपल्स में, इंडक्टिव मेथड के अंदर हम पहले एग्जांपल्स देते हैं, उसके बाद उसका फार्मूला बताते हैं। उसके भी स्टेप्स हैं इंडक्टिव के पहले हमें इसके एग्जांपल्स बताते हैं, कंक्लूजन्स ऑब्जर्वेशन बताते हैं, फिर उसका कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, उसके बाद अटेस्टेशन ऑफ कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल करते हैं। ये उसके कुछ स्टेप्स हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। बहुत आसान तरीके हैं इस्तखराजी और इस्तखराई दोनों को याद रखें कि एक में आप पहले फार्मूला बताते हैं फिर एग्जांपल बताते हैं, दूसरे में पहले आप एग्जांपल्स बताते हैं और फिर फार्मूला बताते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ रहे हैं आप? जी सर। जी, अब देखना है कि एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या कहता है। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्राइमरी लेवल पर मैथमेटिक्स को लेकर क्या कहता है। एनसीएफ कहता है कि ensuring numeracy in all children is an important aspect of the universalization of the elementary education. एनसीएफ कहता है कि बच्चे के अंदर इब्तदाई प्राइमरी एजुकेशन के अंदर जितने भी न्यूमरेसी हैं तो वो यूनिवर्सलाइजेशन के लिए जरूरी है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जरूरी है। अभी हमने बात की इन चीजों पर कि उसको बेसिक अरिथमेटिक प्राइमरी लेवल पर सबको आना चाहिए, न्यूमरेसी सभी को आना चाहिए। सेकंड पॉइंट पे एनसीएफ कहता है कि एट दिस लेवल प्रोग्रेशन शुड बी फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कि यहाँ पर ठोस चीजों से लेकर मुजर्रिद की तरफ हमको उसका प्रोग्रेशन होना चाहिए। Encourage non-number areas like shapes, spatial understanding, patterns, measurement and data handling. तो हमको encourage करना चाहिए नॉन नंबर प्राइमरी लेवल के ऊपर कि जो नॉन नंबर एरियाज है, नॉन नंबर यानी जिसके अंदर हम नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो कौन सी चीजें हैं, शेप्स हैं, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है,
पैटर्न्स है, मेजरमेंट है। अब देखिए कि सीबीएसई के बुक्स में आपको इब्तिदाई या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की बुक अगर देखेंगे मैथमेटिक्स की सीबीएसई की, तो बहुत कम उसके अंदर न्यूमरेशन आपको मिलेंगे, नंबर्स बहुत कम मिलेंगे। उसके अंदर शेप्स हैं, पैटर्न्स हैं और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात की गई है, मेजरमेंट के ऊपर बात की। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड में ऑपरेशन शुरू होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया एनसीएफ क्या कहता है? तो एनसीएफ के पॉइंट्स को भी आप लिख कर रखिए, उसको याद रखिए। नेक्स्ट है टॉपिक कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट मैपिंग ये हमने टीटी के अंदर भी देखे थे कि क्या है ये कंसेप्ट मैपिंग। इट इज द स्कीमेटिक ड्राइंग विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट, कि हम किसी भी कंसेप्ट को याद रखने के लिए या ट्री डायग्राम बनाते हैं जो है पेन के जरिए, पेंसिल के जरिए हम एक स्केच बनाते हैं, कोई ड्राइंग बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, सिनॉप्सिस बनाते हैं और उनको आपस में इंटरलिंक करते हैं ताकि वो हमें अच्छी तरीके से याद रहे और उसका कंसेप्ट हमको याद रखें। दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट मैपिंग। ठीक है, साथ ही साथ इट इज हिरारिकल स्ट्रक्चर। हिरारिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो कोई भी आप कंसेप्ट मैपिंग के अंदर टॉपिक ले रहे हैं या कंसेप्ट मैपिंग के अंदर आप पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज अगर आप सेल्फ स्टडी के अंदर भी इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक होंगी, हिरारकी होगी, उनके अंदर एकसानियत होगी। ठीक है, ऐसा कोई अदर टॉपिक बीच में नहीं होगा, बल्कि ऐसा आप उसको मैपिंग बनाएंगे ताकि वो एक दूसरे से इंटरलिंक हो। इट कैन बी बिल्ड आइदर बाय द टीचर और लर्नर। ये कोई भी आप भी बना सकते हैं, अभी सीटेट के अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टीचिंग के अंदर भी बच्चा खुद भी कर सकता है। इट कनेक्ट द न्यू कंसेप्ट विद द प्रीवियस नॉलेज। ये क्या करता है कि न्यू कंसेप्ट को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ता है। इट इज मेथड विच मेक लर्निंग सक्सेसफुल, और इस बुनियाद पर आपकी जो लर्निंग है वो सक्सेसफुल हो सकती है। अब जब मैथमेटिक्स की पेडागोगी भी अगर आप पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भी आप कंसेप्ट मैपिंग का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखिए, चैप्टर के नाम के अंदर सबसे पहले इसके डेफिनेशंस, डेफिनेशंस के अंदर अलग अलग डेफिनेशंस, उसके मेन पॉइंट्स, फिर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, उसके मेन पॉइंट्स। ठीक है, फिर प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम आएगा टॉपिक, फिर उसके मेन पॉइंट्स। इस तरह अगर आप उसका मैप बनाओगे, ब्रेन मैपिंग, कंसेप्ट मैपिंग, तो आपको लर्निंग के अंदर भी आसानी होगी। समझ में आ गया कंसेप्ट मैपिंग क्या है? समझ रहे हैं आप? जी सर। जी ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए सिमेट्री है। सिमेट्री का इस्तेमाल भी प्राइमरी लेवल पर होता है, इंपॉर्टेंट है। इसके शेप्स, फिगर्स और इसके डायग्राम्स आपको आते हैं। सिमेट्री मालूम है आपको? द क्वालिटी ऑफ बीइंग मेड अप ऑफ एग्जैक्ट सिमिलर पार्ट्स फेसिंग ईच अदर और अराउंड वन एक्सिस। आपने देखे होंगे कि सिमेट्री के अंदर आप क्या करते हैं, किसी भी चीज को हूबहू उसके सेम साइड पर आप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यानी क्या? अल्फाबेट्स के अंदर भी आता है ये सवाल। जी, जो बिल्कुल अपने एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर हूबहू अगर हम पेज फोल्ड करें या बीच में एक एक्सिस बनाकर उसको फोल्ड करें, एक के ऊपर एक लगाएं या उसके दो हिस्से करें, तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर बराबर आएगा। ठीक है, उसके पूरा जितना ड्राइंग है, मिसाल के तौर पर अगर आप ओ ले लें, ठीक है, तो ओ का सिमेट्री होगा या नहीं होगा, कोई बताए? होगा सर। होगा ना, क्योंकि हम ओ को अगर बीच में से अगर फोल्ड करते हैं एक्सिस बनाकर, या एक्सिस बनाकर अगर एक्सिस नहीं बनाते हैं तो आप पेज फोल्ड कीजिए बीचों बीच से, तो ओ का इधर वाला सिरा ओ के दूसरे वाले सिरे पर बराबर आएगा। ठीक है, दैट क्वालिटी इज कॉल्ड एज सिमेट्री। समझ रहे हैं आप? तो उसमें क्वेश्चंस भी आते हैं सीडीपी के अंदर कि दर्ज झेल में से कौन से अल्फाबेट का सिमेट्री बनेगा या कौन सा सिमेट्री नहीं बनेगा। तो एक एबिलिटी है, क्वालिटी है जो स्टूडेंट्स के अंदर भी हमको आनी चाहिए। ए का बनता क्या? जी सर। डब्ल्यू का बनाइए, पेन से बनाइए। जी बनता है। डब्ल्यू का बनता है। अच्छा, एस का बनेगा क्या? नहीं। जी,
तो ये सिमेट्री के 2-4 अल्फाबेट्स की आप या जरूर उसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद है टेस्सेलेशन। टेस्सेलेशन क्या है? टेस्सेलेशन the tessellation is created when the shape is repeated over and over again covering a plane without any shape or gaps। कि ये टेस्सेलेशन भी एक पैटर्न है, ठीक है। टेस्सेलेशन भी एक ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर शेप्स बनाते हैं और उन शेप्स के अंदर किसी किस्म का गैप नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पे टाइल्स। देखिए मैं इधर बना कर बताता हूँ। टेस्सेलेशन में इस तरह का देखिए, आप एक बॉक्स बना दिया आपने, अब उसके अंदर आप अगर राउंडेड शेप बना रहे हैं तो ये एक दूसरे से बिल्कुल टच हुए हुए रहेंगे, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। दैट पैटर्न इज कॉल्ड एज टेस्सेलेशन। समझ रहे हैं आप? अब सर्कल बनाए में सर्कल की जगह पे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, विदाउट गैप। समझ में आया सभी को? टेस्सेलेशन क्या है? विदाउट एनी गैप और ओवरलैप, बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है। टेस्सेलेशन समझ में आया क्या? जी सर। जी जी। और एक चीज आती है मैथमेटिक्स के अंदर, या किसी सवाल में एक टर्म का इस्तेमाल होगा, उस टर्म का नाम है टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। उसको मैं खास तौर पर यहाँ पे लिखा हूँ ताकि आप इस चीज को याद रखें। टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स क्या है? आप सवाल जहन में आएगा, अगर ये बुक में आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए, तो सभी के जहनों में सवाल ये टॉल शेप क्या है, भाई ये लंबूतरा शेप क्या है मैथमेटिक्स का। तो अब ये समझ लीजिए कि टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है where the mastery of the topic is prerequisite for next level। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? फिर मैं बताऊंगा। क्या आपने पढ़ा है इससे पहले कहीं टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स? नहीं। जी सर। जी तो सुन लीजिए। जी, तो उसमें टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स एक ऐसी स्टेप है, ठीक है, एक ऐसा मरहला है जिसमें आपको नेक्स्ट लेवल सीखने के लिए जो मौजूदा मरहला है मैथमेटिक्स का, उसके अंदर मास्टरी शर्त होती है। समझ रहे हैं आप? कि जब तक आपको यहाँ इस स्किल, कोई भी कंसेप्ट आप पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप हासिल की जमा तफरीक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या ज़रब पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है? अगर आप मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं तो उसके लिए क्या शर्त है? टेबल्स आना जरूरी। जी, टेबल्स आना जरूरी है। अगर टेबल्स नहीं आएंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा कि आगे नहीं आएगा। नहीं। तो टेबल्स क्या है? प्री रिक्विसाइट है, शर्त है, ठीक है। एक ऐसा मैथमेटिक्स, द टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स here where the mastery of the one topic is the prerequisite for the next level। समझ में आ गया? टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहते हैं? कि एक ऐसा मरहला जिसमें अगले स्टेप आने के लिए मौजूदा स्टेप की महारत आना जरूरी है, शर्त है। अगर मौजूदा स्टेप की महारत उसके अंदर हासिल नहीं हुई, मास्टरी अगर उसके अंदर नहीं आई, तो वो अगले स्टेप को नहीं कर पाएगा। दैट प्रोसेस, दैट एरिया ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड एज टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट है 3D डायमेंशन टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स के अंदर भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से टीचिंग एड का इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो सबसे बेहतरीन जो टीचिंग एड्स होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर वो है 3 डायमेंशनल, जिसे हम 3D टीचिंग एड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 3D या 3 डायमेंशनल टीचिंग एड्स हैं वो क्या करते हैं? प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल थिंग्स, ठीक है। 3 डायमेंशनल से मुराद क्या?
कि आप प्रैक्टिकली कोई बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली बच्चों के सामने बॉक्स ला रहे हैं, उसके आप एंगल्स बता रहे हैं, ठीक है, ये होगा 3D मॉडल। दीज आर रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, स्पेसिमन कॉपीज हो सकते हैं, किसी भी चीज के मॉडल्स हो सकते हैं, पुपेट्स हो सकते हैं, ये तमाम तर चीजें एक्चुअल रियल बेस्ड, ठीक है, समझ में आया? वो 3D मॉडल कहलाता है। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है हम देखेंगे इंशाल्लाह। उसमें सबसे पहला आता है जियो बोर्ड। D8 के अंदर इसका तस्करा हुआ होगा। जियो बोर्ड का, जियो बोर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग 3D टीचिंग एड्स, जिसके अंदर आपके नोटिस बोर्ड का कैसा होता है ब्लू या रेड कलर का, जिसके अंदर आप टैग पिन बनाते हैं, है ना, उस तरह का एक बोर्ड होता है। अगर यहाँ पर मुनासिब होता तो गूगल का इस्तेमाल आप करके देख सकते हैं। बोर्ड होता है जिसके अंदर पिन्स होते हैं, टैग्स होते हैं, ठीक है, और उन टैग्स का इस्तेमाल करके आप रबर बैंड का इस्तेमाल करके उन चीजों को आप इस तरह लगाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का जो बोर्ड होता है वो जियो बोर्ड कहलाता है। नेल्स, नेल्स होते हैं अंदर, उसके अंदर विद द यूज ऑफ रबर बैंड इनिशियल ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट एंड न्यूमेरिकल कांसेप्ट कैन बी मेड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ट्रायंगल, तो ये मान लीजिए कि ये रबर है, ठीक है, रबर बैंड्स हैं। तो ये जो यहाँ पर टैग्स होते हैं, उन टैग्स को रबर बैंड लगाकर ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम अंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं। तो ये रखने का मकसद नोट्स में ये है कि इसके ऊपर सवाल इस तरह आता है कि जियो बोर्ड्स आर बेसिकली यूज टू अंडरस्टैंड, किस लिए इस्तेमाल होता है। उसमें ऑप्शंस आएंगे अरिथमेटिक या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल या फिर जो चीजें। तो खास तौर पे जियो बोर्ड का इस्तेमाल किस लिए होता है, बोलिए। ज्योमेट्रिकल मेजर, खास तौर पे ज्योमेट्रिकल, ठीक है, फिर शेप्स एंड फिगर्स के लिए। उसके बाद उसके जरिए आप नंबर भी बना सकते हैं, न्यूमेरिकल कंसेप्ट भी बता सकते हैं, बट बेसिकली ज्योमेट्रिकल फिगर्स को लिए समझाने के लिए इजी है। नेक्स्ट है एबेकस। एबेकस भी आपके घर में कोई बच्चा जाता होगा या फिर आपके फैमिली में कोई ना कोई जाता होगा। आज परभनी के अंदर भी मौजूद हैं, हर सिटी में एबेकस के क्लासेस होते हैं। तो ये एक पुराना कदीम एंशियंट मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है एबेकस, ठीक है, जिसके अंदर इस तरह का एक स्टैंड होता है, देखेगा आपने? हाँ देखे सर। जी सर। जी, स्टैंड होता है, उसके अंदर वुड का या प्लास्टिक का, उसके अंदर होल्स होते हैं, रॉड्स आड़े, और फ्रीली स्लाइडिंग बीड्स होते हैं छोटे छोटे अंदर प्लास्टिक के, उनको गिन कर लाइंस के अंदर होते हैं, जिसको हम इस तरह का होता है, ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे बीड्स होते हैं अलग अलग रंगों के, ठीक है। मेरा भांजा भी है जो एबेकस करता है, तो वो बहुत जल्दी कैलकुलेशंस बताता है, ठीक है। तो ये सब लगे हुए होते हैं, तो इसको हम एबेकस की अलग टीचिंग मेथड्स हैं उसके अलग अलग, और उसके अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो इसकी मदद से भी बच्चों का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, फ्रैक्शन है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, प्लेस वैल्यूज हैं, ये तमाम तर चीजें एबेकस के जरिए बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को लाइफ लॉन्ग तरीके से हम सिखा सकते हैं। तो ये होता ऐसा है कि सिर्फ एबेकस के लिए अलग से क्लास लगानी पड़ती है या पर वहां जाकर बच्चे सीखते हैं, बट बेसिकली हर मैथमेटिक्स के टीचर को ये तमाम टीचिंग एड्स का इस्तेमाल आना जरूरी है, ठीक है। अगर मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप भी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं स्कूल पर, तो जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं मॉडर्न एजुकेशन के या एंशिएंट एजुकेशन के, तो हमें आना जरूरी है। क्यों आना जरूरी है? क्योंकि हर किस्म का बच्चा हमारे दरमियान बैठा होता है, हर बच्चे को अलग मेथड की जरूरत पड़ सकती है, कोई भी बच्चा मैथमेटिक्स के महरूम ना रहे, इसलिए आपको अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अगर आप तरीके का चेंज नहीं करोगे तो वो बच्चा लाइफ लॉन्ग तरीके से मैथमेटिक्स से महरूम हो जाएगा और उसकी पूरी जिंदगी में मैथमेटिक्स इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है कि एबेकस इज बेसिकली यूज्ड फॉर, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, खास तौर पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, प्लेस वैल्यू, जितनी चीजें हमने नोट्स के अंदर लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है
डाइनिस ब्लॉक पता है आपको? मैं ग्रुप में इसकी फोटो शेयर करूंगा। आजकल वो खिलौने भी लाते हैं बच्चे, जिसके अंदर ये बार बार ये इस तरह का होता है, जिसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, जो हर तरफ से आपको नजर आता है। इधर से भी 4 हो गए तो इधर से भी 4 नजर आते हैं, इधर से भी 4 नजर आते हैं। ठीक है, ये 3D मॉडल है, ब्लू कलर का, रेड कलर का। साथ ही साथ इसके सिंगल बॉक्सेस, सिंगल रो और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी आते हैं। अगर कोई उसके अंदर देखिए, मैं आपको डिटेल बताता हूँ। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ, इसके अंदर यूनिट है, रॉड्स हैं, फ्लैट एंड क्यूब्स हैं। क्यूब्स में पूरा चौकोन रहेगा, फ्लैट्स में आड़ा रहेगा, रॉड्स में खड़ा रहेगा, और यूनिट यानी सिंगल बॉक्स। तो यहाँ पर यूनिट के लिए अलग हैं शेप, टेंस के लिए अलग हैं। ठीक है, वो क्या चीजें हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप कि यूनिट क्यूब्स, अगर इस तरह का सिंगल क्यूब है तो वो आपको यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस तरह का अगर वो रॉड शेप है क्यूब, तो वो टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर फ्लैट क्यूब्स हैं इस तरह के, देखे ना आपने, इसके ब्लू कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के बच्चे खेलते हैं, वो डैनियल ब्लॉक्स हैं। उसके अंदर जो फ्लैट है वो 100 के लिए यूज होता है, और जो क्यूब रहेगा पूरा के पूरा वो 1000 के लिए। ठीक है, इसकी फोटो इंशाल्लाह ग्रुप में व्हाट्सएप के बटन डालेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये डेनाइज ब्लॉक समझ में आया सभी को? समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आज के पीरियड में हमने लिए हैं, तो इम्पोर्टेंट चीजें थी इसलिए हमने लिए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में जो चीजें रह गई इंशाल्लाह वो लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्त कम है। वही चीजों को हमने लेने की कोशिश की है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो खास तौर पे आपको पेडागोगी के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आसान है। खास तौर पे यूनिट फैक्टर, जो चीजें हमने लास्ट ईयर भी हमने उसकी वीडियोस यूट्यूब पर बनाए थे, तो उस तरह के सवाल भी देखिए, छोटे छोटे देखिए। अगर आपको बड़े प्रॉब्लम्स में दिक्कत आ रही है तो बड़े प्रॉब्लम्स में आपका टाइम जाएगा, इसलिए वहां पर ज्यादा टाइम डालने की जरूरत नहीं है। तो दीगर जो खास तौर पे पेडागोगी 15 मार्क्स है, उसमें से आपको एनी हाउ 13, 14, 12 मार्क्स मिलने जरूरी है। बाकी में अगर आप 7, 8 भी लेते हैं तो आप मोर देन 20 आप इजीली स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर भी। लेकिन शर्त ये है कि आपका मैथमेटिक्स का पेडागोगी आपका आसान हो। इसलिए चैप्टर उसके, अगर आप किसी भी बुक में मैथमेटिक्स के सीडीपी के अंदर, बहुत सारे बच्चे फोन भी मैसेज भी करते हैं कि सर मैथमेटिक्स का पेडागोगी को आप खुद भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो चीजें हमारे बस में है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी अगर उसको देखेंगे तो 6 से 7 पेज से सिर्फ बड़ी किताबों में और भी चीजें हैं जो चीजें बढ़ेगी। हमने सिर्फ इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड देखे, उसमें और भी मेथड्स है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, क्वेश्चन आंसर मेथड है। ठीक है, तो वो मेथड्स भी आप पढ़ लीजिए, तो मेथड्स के अंदर भी इजाफा होगा पढ़ाई के अंदर। खास तौर पे वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। साथ ही साथ उसके और चीजें, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अगर पेपर 2 है तो ये प्राइमरी के लिए अलग थे और सेकेंडरी के लिए कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में इजाफा होगा। तो डिफरेंस के साथ पॉइंट वाइज अगर आप पढ़ें पेपर से एक दिन पहले भी, तो इंशाल्लाह आप पेडागोगी के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, या मैथमेटिक्स की पेडागोगी हो या दीगर सब्जेक्ट की हो, प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस आपने नहीं छोड़ना, चाहे वो हार्ड कॉपी की सूरत में हो, चाहे किसी चैनल के ऊपर हो, कहीं पर भी हो, आप प्रीवियस पेपर को श्योरली कीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। जो लोग नहीं थे तो वो लोग मिस किए। साथ ही साथ जो लोग आज अभी तक वीडियोस देख रहे हैं, इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जब वीडियो हम डाल देते हैं तो जरूर अपने फ्रेंड्स को भी कहें और शेयर भी करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell